हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है सैलरी के बारे में। आपने यूट्यूब जब ओपन किया तो उसमें मेरे थंबनेल पे आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के ऊपर मैं बात करना जा रहा हूँ। तो मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी में जब आप फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, उसके बाद में फिर नेक्स्ट में आपको क्या सैलरी मिलेगी, और ये कौन कौन से रैंक पे आपको कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, और उसके रैंक के बारे में मैं कुछ और डिस्कस करूँगा। तो मैं फर्स्ट थिंग आपको बताना चाहता हूँ, ये खासकर बिगनर्स के लिए है। जो नए लड़के हैं उनको शिपिंग लाइन के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं उन्हीं को मतलब ब्रीफ कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मर्चेंट नेवी में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और रैंक डिफरेंट डिफरेंट रैंक होते हैं। जैसे तीन डिपार्टमेंट होते हैं: डेक डिपार्टमेंट, सलून डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट। तो जब ये तीन डिपार्टमेंट होते हैं तो इसमें भी कई अलग अलग रैंक्स रहते हैं। तो जब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग मतलब एकदम लो रैंक से। जैसे कोई लड़का शिप में गया तो उसका जो फर्स्ट रैंक रहेगा वो रहेगा ओएस, जो अगर डेक के ऊपर में गया। और अगर कोई इंजन में गया तो उसका जो रैंक रहेगा वो वाइपर रहेगा। और जो सलून में गया, सलून मतलब जो खाना खाना बनाते हैं शिप में, तो वो जीएस रहेगा, जनरल स्टीवर्ड, जो खाना सर्व करते हैं। अमूमन बड़े शिप में जो कैटरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे चीफ कुक हो गए, और उसके बाद में फिर असिस्टेंट कुक हो गए, और जीएस हो गया। ये तीन कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे। जीएस का मतलब ये होता है कि जनरल स्टीवर्ड। जैसे कि उसका ड्यूटी रहेगा ऑफिसर्स को खाना सर्व करना, और क्रू वगैरह को खाना सर्व वगैरह करने का रहेगा, और टॉप फोर रैंक को और उनको उसको देखना रहता है। तो ये इंजन सॉरी ये हो गया कैटरिंग के बारे में। जो एक डिपार्टमेंट में बताया था कैटरिंग का है, वो हो गया। तो जो जीएस रहता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी है एज पर कंपनी। जैसे आप कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उसकी सैलरी और अच्छी होगी। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि मतलब मैं बड़ी कंपनी में जा रहा हूँ तो भी क्या मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी। अप्रॉक्सीमेट आपको $300 के ऊपर ही रहेगा अगर फर्स्ट टाइम आप शिप पे जा रहे हैं। और इंजन में आप ले लीजिए, मैं अब इंजन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इंजन में जो सबसे कम जो स्टार्टिंग रैंक होता है वो है वाइपर का। इंजन और डेक दोनों का मैं साथ में लेके चलता हूँ। तो मैं पहले इंजन के बारे में बता देता हूँ कि इंजन क्या होता है। जैसे बिगनर्स के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बिगनर्स के लिए है। तो उनको डाउट होगा कि सर इंजन क्या होता है और डेक क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो डेक होता है वो जैसे शिप के ऊपर का जो हिस्सा रहता है मेंटेनेंस करने का, वो डेक के अंडर में आता है। जैसे आप रोप का, पेंटिंग का, जो भी पूरा मेंटेनेंस रहता है वो डेक के अंडर में रहता है। जैसे जहाज़ चलाने का, तो वो सारी ड्यूटीज़ डेक के अंडर में आती है। और जो इंजन का रहता है वो मशीनरी का रहता है। जितने भी बॉयलर हैं, और ये सेंट्रल एसी है, इंजन रूम है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में आने वाली या मशीनरी जो भी है, तो वो सब इंजन के अंडर में आती है। तो दोनों के जो स्टार्टिंग के रैंक होते हैं वो है डेक का ओएस हो गया, ऑर्डिनरी सीमैन, और इंजन का हो गया वाइपर। अब इन दोनों की जो ड्यूटीज़ हैं मैंने आपको बताया अभी कि दोनों की जो ड्यूटीज़ है वो मेंटेनेंस के ही काम में उन लोग को लिया जाता है। और उनकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो है $300 के अबव। तो हम लोग के टाइम में जैसे $200, $150 में भी मैंने देखा है ओएस लोगों को आते हुए, काम करते हुए। लेकिन आजकल जितने को भी मैं देख रहा हूँ वो
मिनिमम $300 का वो रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में। आप ये मत सोच के चलिए कि मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, बड़ी कंपनी है। एग्जांपल के तौर पे मैं किसी भी कंपनी का नाम ले लूँगा, बड़ी कंपनी आप जब देखेंगे तो फिर आपको वो पता चल जाएगा उनका लेवल और जो दूसरे लेवल रहते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको पता चल जाएगा। तो मोटे तौर पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको ओएस में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। आप 9 महीने ऑन बोर्ड में रहेंगे, एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस लेने के बाद में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आप और ये वाइपर में भी जाते हैं तो भी आप 9 महीने से थोड़ा ज़्यादा सेल करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि जल्दी उतर के आ जाएं। और ऐसे ही मैं कैटरिंग को भी मैं बोलूँगा, कैटरिंग वाले तो मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि अमूमन वो 9 पूरा कंप्लीट करके ही उतरते हैं। तो जितना आप सी टाइम पूरा करेंगे उतना ही नेक्स्ट ज्वाइनिंग के लिए, नेक्स्ट रैंक के लिए आपको आसानी होगी। तो फिर आपको मैं बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट रैंक है वो है एबी का, एबल सीमेन। एबल सीमेन की सैलरी समझ लीजिए $400 के अबव रहेगी। $400 से चालू रहेगी। जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, $500 हो गई, $600 हो गई, $700 हो गई, $800 हो गई, 1200 एज पर कंपनी। तो ओएस की सैलरी आपको पता चल गई। जो नया लड़का है उसको $300 के करीब, उससे ज़्यादा या उससे कम 19-20 होता रहेगा। और एबल सीमन जैसे वो शिप से उतरे, उनने अपना वॉच कीपिंग निकाला, वॉच कीपिंग निकालने के बाद में फिर वो दोबारा शिप पे जब जा रहे हैं तो उनको 700 एज़ पर जैसे उनका एक्सपीरियंस रहेगा वो उनको मिलेगा। फिर उसके बाद में फिर वो कंटिन्यू एबल सीमन में सेलिंग करते रहेंगे। उसके बाद में फिर एक रैंक आएगा बोसन का। जैसे उनने 5 कॉन्ट्रैक्ट किए या 7-8 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट किए, एक्सपीरियंस हो गया, अब वो बोसन के रैंक में जाना चाहते हैं तो वो कंपनी में अप्लाई करेंगे तो बोसन के रैंक में मिल जाएगा। तो उनकी सैलरी $1500 के अबव रहेगी। ये हो गया क्रू का। अब मैं ऑफिसर्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि ऑफिसर्स जो रहते हैं, जैसे कि आपने डेक कैडेटशिप किया, उसके बाद में फिर आप जो फर्स्ट टाइम में आप 12 महीने के लिए जैसे जा रहे हैं, या टोटल आपको 36 महीने का सी एक्सपीरियंस पूरा करना पड़ेगा एज अ थर्ड मिड एग्ज़ाम के लिए। तो जो आप डेक कैडेट जो जाते हैं तो उनको जो पहले टाइम में सैलरी दी जाती थी वो 200 के अबव ही रहती थी। तो 200, 300, 400, 500, आजकल 600, 700 ये चल रहा है कैडेट लोगों को। कैडेट के बाद में फिर वो अपना रैंक प्रमोट के लिए एग्ज़ाम देंगे। तो एग्ज़ाम जैसे कैडेट के बाद हो गया थर्ड ऑफिसर का, सेकंड ऑफिसर हो गया, चीफ ऑफिसर हो गया, फिर मास्टर हो गई। तो ये सारी रैंक जितनी जितनी आप एक्सपीरियंस लेते रहेंगे, आप उस पर कंटिन्यू करेंगे तो आपको वैसे ही सैलरी मिलेगी। और जैसे कि आप किसी भी कंपनी में मतलब जा रहे हैं तो हर कंपनी की जो सैलरी है वो अलग अलग रहेगी। तो जो लास्ट है मास्टर्स, वहाँ तक जाने के लिए जैसे कोई कंपनी $12,000 दे रही है, कोई कंपनी $10,000 दे रही है, $9,000 दे रही है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। और सेम ऐसे इंजन साइड में भी है। जैसे टॉप रैंक लास्ट में चीफ इंजीनियर जो रहेंगे उनको लास्ट रैंक वही है। तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो आपको स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो आप मर्चेंट नेवी में पकड़ के चलिए, आपको $300 से ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन आपको उस तरीके से मेहनत करनी है। आप ये मत सोचिए कि मेरे को हमेशा $300 ही मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, $300 ही नहीं मिलेगा आपको। कंटिन्यू और जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देंगे वैसे वैसे आपको प्रमोट किया जाएगा। और उसके लिए फिर मैं और भी टॉपिक करूँगा। और आप लोग को अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई लिख सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरे पास में कई फ़ोन भी आते हैं तो वो मेरे से ये पूछते हैं कि सर मेरे को बड़ी कंपनी ले नहीं रही है, मैं क्या करूं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए, स्ट्रगल हर जगह रहेगा।
आप ये मत सोचिए कि मर्चेंट नेवी एक ये ऐसी फील्ड है कि मतलब जैसे आपने ट्रेनिंग की और आपको जॉब मिल गई। ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल के बाद में देखिए, इस स्ट्रगल का कोई पीरियड नहीं होता। कभी कभी बहुत जल्दी भी मिल जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है। लेकिन मैं आप लोग से यही कहूँगा कि जब आप मर्चेंट नेवी में आ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म गोल की सोचिए। ये नहीं कि मतलब सर नहीं हो रहा तो मैं अभी दूसरा जॉब कर रहा हूँ, या ये नहीं हो रहा तो मैं दूसरा कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपना फोकस उसी पर रखिए और कंटिन्यू उसी वही में टाइम दीजिए। एक एक ऑफिस में नहीं होता, दूसरे ऑफिस में जाइए, तीसरे ऑफिस में जाइए। बहुत कंपनीज़ हैं। मैं अगले वीडियो में शिपिंग कंपनी के भी बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी कंपनी में बेस्ट रहेगा। अमूमन मेरे हिसाब से सारी कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट सब अच्छा होना चाहिए। बस ये है कि आप एजेंट से बचिए, एजेंट के चक्कर में ना पड़िए। और जैसा भी रहेगा फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वो करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।